नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जोन में। तो गाइज आज हम उड़ान पब्लिकेशन की जेपीएससी पेपर 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। पहला है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। संथाल के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाइके। और उराव जनजाति का पाहन। तो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। पाहन के सहायक जो होता है उसे पनभरा या फिर पुजार कहा जाता है। कई गांव से मिलाकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई? इसका आंसर हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजाति से जुड़ा हुआ है और इसे भारत की पहली गणतांत्रिक शासन व्यवस्था माना जाता है। इसे थॉमस विल्किंसन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। तीसरा है, नागवंशी शासकों द्वारा मानकी लोगों को किस नाम से पुकारा जाता था? नागवंशी शासकों द्वारा मानकी लोगों को भूइहर कह के पुकारा जाता था। नागवंशी शासकों द्वारा भूइहर कहा जाता था किन्हें? मानकी लोगों को। नेक्स्ट है चौथा नंबर, सीएनटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत रैयत की बेदखली का उल्लेख है? रैयत की बेदखली का उल्लेख है धारा 20 में। धारा 22 में, एक मिनट, धारा 22 में क्या दिया हुआ है? सीएनटी एक्ट की धारा 22 में रैयत की बेदखली का उल्लेख किया गया है। पांचवा नंबर देखते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी के कार्यों में सहायता करने हेतु एक सहायक होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो मांझी के सहायक को क्या बोलते हैं? मांझी के सहायक को बोलते हैं जोग मांझी। मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी प्रत्येक गांव की ग्राम पंचायत का प्रधान होता है और शासन संबंधी कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाने का दायित्व होता है इन्हीं का होता है और इनकी सहायता के लिए जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जोग मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ढोकलो सोहोर का मंत्री या सचिव कौन होता है? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है खड़िया जनजाति से जुड़ा हुआ है और इनके जो मंत्री या सचिव होते हैं उन्हें लिखाकड़ कहा जाता है। लिखाकड़ ढोकलो सोहोर का मंत्री या सचिव होता है। नेक्स्ट है 7वां नंबर सवाल, किस जनजाति में 70 से 80 गांव का एक सरदार की व्यवस्था होती है जो वंशानुगत रूप से अपनी आपसी विवादों को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध होता है? तो ये सेट नंबर 1 में भी ये एक्सप्लेनेशन सेक्शन में ये आया था, मुझे याद है। तो ये किस जनजाति की बात हो रही है? सौरिया पहाड़िया जनजाति की बात हो रही है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में 70 से 80 गांव का एक सरदार की व्यवस्था होती है जो कि वंशानुगत रूप से अपने आपसी विवादों को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 8वां नंबर, मुंडारी खुटकट्टीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई? इसका आंसर हो जाएगा सन 1903 ईस्वी में। मुंडारी खुटकट्टीदारी प्रथा को 1903 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई। 9वां नंबर सवाल है, सदान विश्वास करते हैं तो सदान किन में विश्वास करते हैं? हिंदी देवी देवताओं में, कुल देवी देवताओं में, भूत प्रेत, ओझा गुनी, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी चीजों पे विश्वास करते हैं। 9th हो गया, 10 देखते हैं। तो गाइस हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी समाप्त करने की, ताकि जो है सारा एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। झारखंड का वह जनजातीय समूह जो सात्विक व शाकाहारी जीवन जीने को प्राथमिकता देते हैं वो कौन है? तो वो जनजातीय समूह हो जाएंगे साफाहोड़ व ताना भगत। झारखंड की ताना भगत व साफाहोड़ जनजातीय समूह सात्विक और शाकाहारी जीवन शैली को प्राथमिकता देते हैं। ताना भक्तों के सात्विक व गांधी जी के विचारों के अनुकरण के कारण गांधी जी ने अपने सबसे प्रिय अनुयायी के रूप में ताना भक्तों को माना हुआ है। नेक्स्ट है 11वां नंबर, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, शेख भिखारी को अंग्रेजों ने टैगोर हिल में फांसी दी। दूसरा है, टिकैत तुमराव सिंह को अंग्रेजों ने चुटुपाली घाटी रामगढ़ में फांसी दी। दोनों कथन सत्य है या फिर दोनों कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, कोई कथन सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी को जो है चुट्टूपाली घाटी रामगढ़ तथा टिकैत तुमराव सिंह को टैगोर हिल में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। तो ये अगर स्टेटमेंट जो है चेंज कर दिया जाता तो ये सही हो जाता, यानी टिकैत तुमराव की जगह शेख भिखारी लिख देते और इसके जगह एक्सचेंज कर दिया जाता तो ये कथन सही हो जाता, यानी कि टिकैत तुमराव सिंह को टैगोर हिल में फांसी दी गई और शेख भिखारी को चुट्टूपाली घाटी रामगढ़ में। नेक्स्ट है 12वां नंबर सवाल है, छोटा नागपुर के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध वह व्यक्तित्व जो झारखंडी नृत्य झूमर को स्वयं बिना किसी प्रशिक्षण के अखड़ा में सीख अफ्रीका तक मंचन किया था, वो व्यक्ति कौन थे? वो थे मुकुंद नायक। मुकुंद नायक जो है नागपुरी के भी कवि भी हैं। छोटा नागपुर के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध मुकुंद नायक झारखंडी नृत्य झूमर को स्वयं बिना किसी प्रशिक्षण के अखड़ा में सीखकर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में मंचन किया है।
उन्हें झारखंड की कला संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट है 13वां नंबर, वह झारखंडी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेज सेनापति क्लीवलैंड को आंख में तीर मारकर मार गिराया था, वो कौन थे? तिलका मांझी। ओहो, वो व्यक्ति कौन थे? तिलका मांझी। तिलका मांझी के नेतृत्व और गुरिल्ला युद्ध से निपुण तिलका मांझी जो 1784 में क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था और तिलका मांझी को 85 ईस्वी में, मतलब 1785 में भागलपुर में बरगद पेड़ पर फांसी लगा दी गई थी। झारखंडी स्वतंत्रता सेनानियों में तिलका मांझी जो है शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है। 14वां नंबर सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन जो है सन 2000 में हुआ था, झारखंड बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के तहत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड बोल रही हूँ, झारखंड राज्य का गठन हुआ था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत। तो देखिए ये नहीं और डी भी नहीं, ऑप्शन सी इसका आंसर है। झारखंड राज्य का गठन बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत किया गया था। इस विधेयक को जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? सारा डेट आपको याद रखना है। इसे लोकसभा में 2 अगस्त को सन 2000 की बात कर रही हूँ और राज्यसभा में इसके 9 दिन बाद 11 अगस्त को, और राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को अलग कर पृथक झारखंड का निर्माण किया गया? तो पृथक झारखंड का निर्माण जो है लगभग 46% भूमि, बिहार के 46% भूमि को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट है 16वां नंबर, विगत वर्षों में झारखंड की अन्य 3 उप राजधानियां बनाने का प्रस्ताव है जिनमें से एक नहीं है। तो देखिए अभी एक उप राजधानी है ही दुमका में, इसके अलावा प्रत्येक प्रमंडल में जो है एक एक राजधानी बनाने का प्रस्ताव है। तो देखिए उसमें से कौन सा नहीं है वो चुनना है। तो पलामू प्रमंडल में मेदिनीनगर को बनाने का प्रस्ताव है, उत्तरी छोटा नागपुर में गिरिडीह को, और सरायकेला खरसावां रियासत जो है सरायकेला रियासत में एक चाईबासा को लिया गया है। जबकि देवघर इसका आंसर नहीं है, देवघर में बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो राजधानी रांची है झारखंड की वर्तमान में, और इसकी वर्तमान उप राजधानी दुमका है। तो झारखंड में अन्य 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव है जिसमें से चाईबासा, गिरिडीह व मेदिनीनगर है। 17वां है, जनजातियों में प्रचलित बियारी व कलेवा क्या है? बियारी और कलेवा क्या है? तो ये भोजन है, भोजन का नाम है। खरवार व बिरजिया जनजाति में रात के भोजन को बियारी व दोपहर के भोजन को कलेवा कहते हैं। साथ ही सुबह के भोजन को लुकमा कहते हैं, और लुकमा कहते हैं कब? सुबह के भोजन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 18वां नंबर सवाल देखते हैं। झारखंड की एकमात्र जनजाति का नाम बताइए जिसने विवाह पूर्व सगाई की रस्म पाई जाती है। ये मैंने 2 बार कराया हुआ है, बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति झारखंड की एकमात्र जनजाति है जिसमें विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। यह समाज पितृसत्तात्मक होता है और झारखंड में इनका संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र में है। 19वां नंबर सवाल है, सोहराय चित्रकला से संबंधित है। तो सिक्की देवी, बंजारी देवी, सुरजी देवी, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोहराय चित्रकला में जो है प्रजापति व पशुपति का चित्रण किया जाता है। सिक्की देवी का संबंध किससे है? सिक्की देवी का संबंध है कोहबर चित्रकला से। जबकि बंजारी देवी या फिर बंजारा का तथा सुरजी देवी जनजातियों की पूज्य प्रमुख देवी है। कौन सी जनजाति में? महली में जो है सुरजी देवी, और बंजारी देवी बंजारा जनजाति में है। झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो माटी कला बोर्ड का गठन सन 2017 ईस्वी में किया गया था। झारखंड में मिट्टी की शिल्प कला को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। 21वां नंबर है, रामदयाल मुंडा की साहित्यिक लेखन भाषा सही है। कौन सी सही है? तो पहला देखिए, मुंडारी, नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। रामदयाल मुंडा झारखंड के बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे। इनकी साहित्य मुंडारी, नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी और पंच परगनिया में छपी थी। 22वां नंबर है, झारखंड की कोहबर चित्रकला के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। तो पहला देखिए, कोहबर चित्रकला वैवाहिक संबंधों पर चित्रित किया जाता है, ये सही है। कोहबर चित्रकला में नैसर्गिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, इसका भी सही होगा। कोहबर चित्रकारी घर के किसी कमरे में पश्चिम दीवार पर किया जाता है, तो ये गलत कथन है, ये पूर्वी दीवार में किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और कोहबर चित्रकला को जीआई टैग मिला हुआ है, जी हाँ, 2020 ईस्वी में इसे जीआई टैग मिला था। तो कोहबर चित्रकारी घर के किसी कमरे में पूर्वी भाग में किया जाता है, जिस ओर कौन सी दिशा से सूर्योदय होता है? पूर्वी। तो इस तरीके से याद रखिए, कोहबर चित्रकला जो है पूर्वी दीवार में किया जाता है। 23वां नंबर सवाल है, झारखंड के लोकगीत व जनजाति का सही युग्म नहीं है, तो कौन सा नहीं है? लोकगीत और जनजाति दिया हुआ है। पहला देखिए हेरो, दूसरा है जापी,
तीसरा दौड़ और चौथा है अदंडी। तो देखिए हैरो जनजाति है हो, ये याद हो जाएगा, हो जनजाति का है। जापी जो है उराव जनजाति का है। खैर इसमें कभी कभी जो है साथ में मिलता भी है, इसलिए हम पूरा पहले देख लेते हैं। दौड़ संथाल का, ये बिल्कुल सही है, विवाह से संबंधित है ये। और अदंडी, अदंडी ये होगा मुंडा अगर ऑप्शन की बात की जाए, वरना अगर बुक पढ़ेंगे आप तो कहीं पे आपको मिलेगा जापी जो है उराव का है। इसलिए इसमें जो आंसर दिया हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा अदंडी जो है ये उराव जनजाति से संबंधित नहीं है, बल्कि मुंडा जनजाति से संबंधित है और ये विवाह से संबंधित है। जबकि जापी जो है ये शिकार गीत है, शिकार गीत। और हैरो क्या है, हैरो जो है धान बुआई से संबंधित है, धान बुआई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24वां नंबर देखते हैं। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है मैंने कई बार करवाया हुआ है कि उपनाम से संबंधित। तो तेलियागढ़ का किला जो है इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है राजप्रपात और किलों से संबंधित, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो तेलियागढ़ का किला राजमहल पहाड़ी पर स्थित साहेबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये यहाँ पे अनेक विदेशी यात्रियों सहित चीनी यात्री हवेन सांग ने इस किले का वर्णन किया है। कल भी ये प्रश्न आया हुआ था कि कौन कौन सा विदेशी यात्री यहाँ इसका वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट है 25वां नंबर सवाल। 25वां है छोटू जोमेकू व लोलो घेटू जमेकू क्या है? तो ये काफी ज्यादा नाम तो अटपटा लग रहा है। ये भोजन का प्रकार है, उपर्युक्त दोनों भोजन का प्रकार है। ये असुर जनजाति में छोटू जोमेकू रात के भोजन को और लोलो घेटू जोमेकू दिन के भोजन का नाम है। तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए और इसे कहीं एक ऐसे कॉपी में नोट करके रखिए जिसे आप बार बार देखते रहें। 26वां है निम्नलिखित में से कौन ओलचिकी लिपि में संकलित है? ओलचिकी लिपि में संकलित है, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो संथाली साहित्य हिंदी संथाली, इसके रचनाकार है केवल सोरेन, इसका ट्रिक भी मैंने बताया था। तथा संथाली प्रवेशिका इसके है डोमन साहू समीर, दोनों जो है देवनागरी लिपि में है। इसलिए 27वां चलिए देखते हैं। रामदयाल मुंडा को उनकी किस कृति हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडारी ठुड कोठारी। वर्ष 2000 में रामदयाल मुंडा को उनकी रचना मुंडारी टूड कोठारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब चलिए 28वां देखते हैं। संथाली भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2003 में दिया गया। ये कथन है और कारण क्या है? संथाली भाषा को वर्ष 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन क्या है? केवल कथन सही है, केवल कारण सही है, सी है दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा केवल कारण सही है, केवल कारण सही है। कैसे? संथाली भाषा की कविता संग्रह भावना के रचनाकार जदुमणि बेसरा को वर्ष 2005 में पहला संथाली साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो 92वां अमेंडमेंट 2003 के तहत, यानी देखिए 3 में तो शामिल किया गया लेकिन 3 में ही नहीं मिला था। मिला कब? पहली बार 5 में। किन्हें मिला? जादूमणि बेसरा को, और उनके कविता संग्रह भावना के लिए मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर सवाल है, अच्छा 28वां हो गया। 29वां देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। पहला कथन है पंडित रघुनाथ मुर्मू को संथाली भाषा का भरतेंदु कहते हैं, गलत। कारण है संथाली लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला कथन तो बिल्कुल सही है, संथाली भाषा का भरतेंदु डोमन साहू समीर को कहते हैं। दूसरा लेकिन कारण सही है कि संथाली लिपि के जनक कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बढ़िया से पढ़ लेते हैं। केवल कथन सत्य है, तो कथन तो सत्य नहीं है, कथन सत्य नहीं है, कारण सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो संथाली भाषा का भरतेंदु कहते हैं डोमन साहू समीर को। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद के ये संपादक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां नंबर सवाल है वर्ष 2020 के लिए, एक सेकेंड, तो सत्य कथन ही ना चुनना था, हाँ तो सत्य कथन चुनना था। उड़ान की बुक में ये दिया हुआ है लेकिन ये गलत है, मैं बता दूं। पंडित रघुनाथ मुर्मू को संथाली भाषा का भारतेंदु नहीं कहा जाता है, ये डोमन साहू समीर को कहा जाता है। इसलिए तो लेकिन संथाली लिपि के जनक जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू है, यानी कि कारण सही है। तो केवल कारण सही है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 है वर्ष 2020 के लिए किन्हें संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में रूपचंद हांसदा को दिया गया है। रूपचंद हांसदा को 2020 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी कविता संग्रह गुड़ दाग कासा दाग, तो लिख देती हूँ मैं गुड़, हाँ माँ, गुड़ दाग, गुड़ दाग डाक, ये पूरा बुक का नाम है गुड़ दाग कासा दाग। और मिला है किन्हें? ये मिला है रूपचंद हांसदा को। चलिए आगे देखते हैं।
बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ? रांची विश्वविद्यालय का गठन हुआ है 1960 ईस्वी में। बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय का गठन 12 जुलाई 1960 को हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे अलग हो गए, तो ये बिहार। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पटना दिया रहेगा, तो आपका आंसर क्या करना है? बिहार विश्वविद्यालय। हाल ही में झारखंड के किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया है? हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदल गया है? तो ये सभी का नाम बदल दिया गया है। दुमका मेडिकल कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, इसके साथ ही पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का भी नाम बदल दिया गया है। तो कौन कौन सा नाम किया गया है? दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम किया गया है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। फूलो झानो कौन है दोस्तों? ये संथाल विद्रोह से जुड़े सिद्धू कानू की बहनें हैं, ये भी विद्रोह से जुड़ी हुई है। तो दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम कर दिया गया है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। पलामू मेडिकल का नाम कर दिया गया है मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज। हजारीबाग मेडिकल का नाम कर दिया गया है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। और पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज का नाम कर दिया गया है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज। ठीक है, चलिए 33वां नंबर देखते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और झारखंड के रत्न महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के अलावे और किस टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? तो और कौन कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? वो झारखंड रणजी टीम का, बिहार रणजी टीम और राइजिंग पुणे सुपर जायंट टीम, तीनों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और झारखंड के रत्न महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के अलावे 1999 में बिहार रणजी टीम, 2004 में झारखंड रणजी और 2016 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट की टीम की ओर से खेल चुके हैं। तो गाइस बाद में बात करते हैं। तो 34वां नंबर सवाल देखते हैं। तो दोस्तों घर में मेरा काम चल रहा है इसलिए थोड़ा आवाज़ हो रहा है, लेकिन आपका सेट कंप्लीट कराना भी जरूरी है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर पीछे कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 34वां नंबर सवाल। झारखंड की नई खेल नीति 2020 के अनुसार खिलाड़ियों और कोच को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सा अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। झारखंड खेल नीति 2020 के तहत खिलाड़ियों और कोच को प्रोत्साहित करने हेतु जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड देने की घोषणा की गई है। जयपाल सिंह मुंडा जो है हॉकी खिलाड़ी थे, आपको पता होगा। 1933वां नंबर सवाल है। हाल ही में झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया द्वारा भारत की ओर से 100 मैच खेलने पर माइलस्टोन खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा निक्की प्रधान। खूंटी की रहने वाली निक्की प्रधान को 2016 से लगातार हॉकी इंडिया की ओर से 100 मैच खेल चुकी है, जिसके उपलक्ष्य में उन्हें माइलस्टोन खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 36वां नंबर सवाल। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। जनवरी 2020 से भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा है। अर्जुन मुंडा जो है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। हाल ही में पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की गई। पोटो हो कौन थे? तो पोटो हो जो है ब्रिटिश विद्रोही नेता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। पोटो हो 1940 के दशक में कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले एक कुशल वीर योद्धा थे, जिन्हें 1 जनवरी 1938 को अंग्रेजों ने पकड़कर चक्रधरपुर में फांसी दे दी। तो ये 1940 दशक की बात कर रही हूँ, ईस्वी मत समझ लीजिएगा। 1 जनवरी 1938 को इन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर चक्रधरपुर में फांसी दे दी थी। 38वां नंबर सवाल है। झारखंड के प्रसिद्ध विद्वान पद्म भूषण डॉक्टर कामिल बुल्के, जिन्होंने अंग्रेजी सहित हिंदी व संस्कृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय विशेष ख्याति अर्जित किया है तथा जिनके नाम पर रांची में एक सड़क का नामकरण किया गया है, वे मूलतः किस देश से थे? तो इतना पढ़ने के बाद मैं बता दूं कि फादर कामिल बुल्के किस देश के निवासी थे, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम। बेल्जियम निवासी डॉक्टर कामिल बुल्के मिशनरी के प्रतिनिधि के रूप में झारखंड आए थे और यहाँ उन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने ही पहली बार बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया था। 39वां नंबर सवाल है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा डैश तक लगान व उसके संबंधित पहलुओं के बारे में प्रावधान किया गया है? तो कितना से कितना तक? इसका आंसर हो जाएगा 24 से लेकर 36 तक। 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 से 36 तक। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 24 से लेकर 36 तक लगान व उससे संबंधित पहलुओं के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 40वां नंबर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय डैश में बंजर भूमि के बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 9 का, ऑप्शन नंबर सी 9 का। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 9 का में धारा 63 का व 63 खा 63 का और 63 खा 63 का व 63 खा के अंतर्गत बंजर भूमि के बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान किया गया है। 41वां नंबर सवाल है। सन 1862 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में भुइंहारी भूमि के सर्वेक्षण हेतु प्रयास किया गया? तो इसका आंसर क्या है? रखालदास बनर्जी नहीं, रखालदास हल्दर।
ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। रखालदास बनर्जी मत कर दीजिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता के खोज से जुड़े हुए व्यक्ति है। तो इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। सन 1862 ईस्वी में बाबू रखालदास हल्दर के नेतृत्व में भुइंहरी भूमि व स्थानीय जमींदारों की मझिहस भूमि को चिन्हित करने के उद्देश्य से भुइंहरी सर्वे का प्रारंभ किया गया था, जो कि 1869 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है 42वां नंबर सवाल। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 220 के अंतर्गत अपील की सुनवाई के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यदि अपील की सुनवाई की तारीख को अपीलकर्ता स्वयं या उसके अभिकर्ता हाजिर नहीं होते हैं तो अपील खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा है, यदि सुनवाई की तारीख को अपीलकर्ता हाजिर हो परंतु दूसरा पक्ष हाजिर न हो तो अपील की एक पक्षीय सुनवाई कर दी जाएगी। इसका आंसर क्या है? 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 220 के अंतर्गत अपील संबंधी निम्न प्रावधान है। पहला क्या है? उपायुक्त या आयुक्त द्वारा अपील की सुनवाई हेतु एक तारीख नियत की जाएगी। दूसरा है, यदि अपील की सुनवाई की तारीख को अपीलकर्ता स्वयं या उसका अभिकर्ता हाजिर न हो तो अपील खारिज कर दी जाएगी। तीसरा है, यदि सुनवाई की तारीख को अपीलकर्ता हाजिर हो तथा दूसरा पक्ष हाजिर न हो तो अपील की एक पक्षीय सुनवाई कर दी जाएगी। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। और ये कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? धारा 220, सीएनटी एक्ट की धारा 220 में दिया हुआ है। 43 नंबर सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी का लगान उपायुक्त के आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है, यह लगान तभी बढ़ाया जा सकेगा जब उपायुक्त के समक्ष यह सिद्ध कर दिया जाए कि लगान वृद्धि की अर्जी के ठीक पहले के 20 वर्षों की अवधि के भीतर काश्तकारी सृजित की गई थी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, दोनों कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 43 के अनुसार जमींदार ग्राम प्रमुख मूल रैयत को डैश, तो इसका आंसर क्या? वस्तु के रूप में लगान पाने का अधिकार नहीं होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 43 के अनुसार जमींदार या ग्राम प्रमुख या फिर मूल रैयत को वस्तु के रूप में लगान पाने का अधिकार नहीं होगा। यह दिया हुआ है धारा 43 में। चलिए आगे देखते हैं 45वां नंबर सवाल। संथाल सिविल रूल्स का संबंध संथाल परगना के क्षेत्र में नागरिक व न्याय प्रशासन के पालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश है। राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन इस प्रकार के निर्देश जारी कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना अधिनियम 1855। संथाल सिविल रूल्स, इसका तात्पर्य संथाल परगना अधिनियम 1855 की धारा 1 के खंड 2 के अधीन नियुक्त अधिकारी द्वारा संथाल परगना के नागरिक व न्याय प्रशासन के पालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश से है। आगे देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है दोस्तों, पहला कथन है, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा है, इस अधिनियम में कुल 19 अध्याय है। और दोनों कथन सत्य है या असत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है 9 अध्याय है, 19 नहीं है। तो इसका मतलब आंसर ये होना चाहिए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल 9 अध्याय है। इस अधिनियम की धारा 63 के अनुसार उपायुक्त द्वारा किए गए किसी आदेश को परिवर्तित या अपदस्थ करने हेतु किसी न्यायालय या द्वारा वाद ग्रहण नहीं किया जा सकता है। आंसर क्या है? दोनों कथन सत्य है। एक्सप्लेनेशन से मैच नहीं कर रहा है ये जो क्वेश्चन है, जो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। मुझे लग रहा है आंसर इसका होना चाहिए, दोनों कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के में कुल मिलाकर 9 अध्याय है और इस 9 अध्याय है, यहाँ 19 दिया, यानी कि ये गलत है। और पहला नंबर स्टेटमेंट क्या है कि धारा 63 के अनुसार उपायुक्त द्वारा दिए गए किसी आदेश को परिवर्तित या अपदस्थ करने हेतु किसी न्यायालय द्वारा वाद ग्रहण नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि ये भी कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। 47वां नंबर सवाल है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार जोत की बंदोबस्ती हेतु, तो जोत की बंदोबस्ती हेतु इसका आंसर क्या है? 47 का आंसर है सी, उपायुक्त की लिखित अनुमति आवश्यक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 39 के अनुसार रैयत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति से अपने जोतों से भिन्न भूमि पर पोखर या जलाशय खोद सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदार। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 39 के अनुसार जमींदार की अनुमति से कोई रैयत अपने जोतों से भिन्न भूमि पर पोखर या जलाशय खोद सकता है। 49 नंबर सवाल है, पेशा कानून का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सशक्त करना है? ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, ग्राम सभा को। इसका आंसर हो जाएगा, पेशा का मूल उद्देश्य क्या है? ग्राम सभा को सशक्त करना।
50वां नंबर सवाल है, 1903 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था? तो देखिए सीएनटी एक्ट का जो अधिनियम है वो 8 में जरूर पारित हुआ है, लेकिन ये तैयार हो चुका था 1903 में, और इसे तैयार करने में किसका योगदान है? फादर हाफमैन का योगदान है। 1903 ईस्वी में सीएनटी एक्ट का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे 8 में लागू किया गया, जबकि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में और बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 में लागू किया गया। 1897 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम। हमने आधा जो है कंप्लीट कर लिया है, अब आधा देखते हैं। और बेमेल कथन की पहचान करें। जलप्रपात और जीरा। हे पाद जलप्रपात गुमला में है, सही है। हुंडरू जलप्रपात रांची में है। हे साधु जो है गढ़वा में है। और हिरनी जलप्रपात ये गलत है। हिरनी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में नहीं बल्कि पश्चिमी सिंहभूम में है। हिरनी जलप्रपात जिसे रामगढ़ा नदी के किनारे स्थित है और पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों इस सेट में इसका आंसर दिया हुआ है 52 का बी दिया हुआ है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे बुक तो आपको पता चलेगा कि राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है लावा के प्रवाह से हुआ है। और लावा का प्रवाह कब होगा? ज्वालामुखी निकल रहेगी तभी तो, ज्वालामुखी प्रक्रिया से। मेरे अनुसार इसका आंसर सी होना चाहिए, बुक में दिया है बी, आप एक बार खुद से देख लेना। झारखंड का पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है? पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है, जिसका शीर्ष जो है दक्षिण में है और आधार इसका उत्तर दिशा में है। नेक्स्ट है, झारखंड का यह क्षेत्र अत्यंत कठोर ग्रेनाइट से निर्मित है। तो कौन सा क्षेत्र? ये किस क्षेत्र की बात की जा रही है? हजारीबाग का निचला पठार। तो हजारीबाग का निचला पठार जो है अत्यंत कठोर और पाइरोक्सी चट्टानों से निर्मित है। और ये हजारीबाग के उत्तर बाह्य भाग में अवस्थित है और इसी में जो है पारसनाथ की चोटी है। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। आगे देखते हैं 55 नंबर सवाल है, निम्नलिखित स्थानों व खनिजों के संबंध में कौन सा असंगत है? तो तुराम डी यूरेनियम के लिए ये सही है। कर्णपुरा क्षेत्र जो है कोयला के लिए है। चिरिया माइंस जो है ये लोह अयस्क के लिए है। और लिप्सा बुरु जो है ये गलत है। लिप्सा बुरु जो है डोलोमाइट के लिए नहीं है। लिप्सा बुरु काइनाइट के लिए प्रसिद्ध है। 56 नंबर सवाल है, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है? तो पहला देखिए हुंडरू, दसम गौतम धारा। पिछला कहाँ चला गया? 56 नंबर सवाल है, तो पिछले सेट में भी ये हमने किया हुआ है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारागिरी। धारागिरी जो है पूर्वी सिंहभूम में है और धारागिरी जलप्रपात का निर्माण जो है रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है। ये पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। इनमें से कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी चट्टान नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है आर्कियन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो ये जो है बेसिक क्वेश्चन है, ये पता होगा आप सभी को कि ये सभी चट्टानें जो है झारखंड में पाई जाती है। 58 है जलप्रपात और जिला। पहला देखते हैं बलचौरा, डुमेर सुमेर, उसरी और सतबहिनी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देखिए बलचौरा, ये जो है गढ़वा में है, ये सही मिलान है। डुमेर सुमेर चतरा में, ये भी सही है। उसरी गिरिडीह में है और सतबहिनी गढ़वा में, यानी कि सारा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 है झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो झारखंड राज्य की चतुर्भुजाकार है। तो गाइस फिर से ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे।